Good morning students, myself इंद्रचंद कुमाऊत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। पिछले वीडियो में हमने अभिकर्ता को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है अभिकर्ता का प्राधिकार, एजेंट्स अथॉरिटी। तो अभिकर्ता का जो प्राधिकार है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो अभिव्यक्त प्राधिकार, दूसरा विवक्षित प्राधिकार। विवक्षित प्राधिकार का विस्तार क्षेत्र विस्तृत है, जिसके तहत दृश्यमान या प्रकट प्राधिकार तथा आपातकालीन प्राधिकार भी सम्मिलित है। धारा 226 में यह उल्लिखित किया गया है कि अभिकर्ता द्वारा उसके प्राधिकार में किए गए कार्यों से मालिक बाध्य होता है। तो धारा 226 में ये प्रावधान किया गया है कि अभिकर्ता द्वारा उसके प्राधिकार में किए गए कार्यों से मालिक बाध्य होता है। तो धारा 226 के अनुसार अभिकर्ता के माध्यम से की गई संविदाएं और अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों से उद्भूत बाध्यताएं उसी प्रकार परिवर्तित कराई जा सकेगी और उनके वही विधिक परिणाम होंगे मानो वे संविदाएं और कार्य स्वयं मालिक द्वारा की गई हो। तो धारा 226 के अनुसार यदि जो प्राधिकार मालिक द्वारा अभिकर्ता को दिया गया है और अभिकर्ता उस प्राधिकार के तहत कोई कार्य करता है या कोई संविदा करता है तो उसके लिए मालिक का दायित्वधीन होगा। उदाहरण के लिए ख का अभिकर्ता क जिसे उसकी ओर से धन प्राप्त करने का प्राधिकार है, ग से ख को सौदे कुछ धनराशि प्राप्त करता है। उक्त धन ख को देने की बाध्यता से ग उन्मोचित हो जाता है। ये परिणाम तभी होगा जब अभिकर्ता अपने प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करे। अभिकर्ता के प्राधिकार के बारे में बहुत पहले से ही मतभेद चला आ रहा है। इस अनिश्चितता का कारण यह है कि अभिकर्ता के प्राधिकार का क्षेत्र कई बातों पर निर्भर करता है। उसको प्राधिकार मालिक से मिलता है, परंतु प्राधिकार का क्षेत्र विधिक अनुमानों पर निर्भर करता है और विधिक अनुमान प्राधिकार के उद्देश्य से सुसंगत तथ्य तथा सद्भावपूर्वक किए गए व्यापारिक समझौतों को सुरक्षित रखने की रीति पर निर्भर करते हैं। अभिकर्ता के प्राधिकार का तात्पर्य उसके द्वारा किए गए कार्यों से मालिक को बाध्य करने की शक्ति है। तो अभिकर्ता के प्राधिकार का तात्पर्य उसके द्वारा किए गए कार्यों से मालिक को बाध्य करने की शक्ति से है। ये उन सब कार्यों का कुल योग है जो मालिक तथा अभिकर्ता ने तय किए हैं कि अभिकर्ता मालिक के लिए कार्य करेगा। जब अभिकर्ता कोई ऐसा कार्य करता है तो ये कहा जाता है कि उसने अपने प्राधिकार में कार्य किया है। तो धारा 226 के अनुसार यदि अभिकर्ता को उसके मालिक ने जो प्राधिकार दिया है और अभिकर्ता उस प्राधिकार का प्रयोग करके कोई कार्य करता है तो उस कार्य के लिए मालिक बाध्य होता है। प्राधिकार दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अभिव्यक्त प्राधिकार। जो अधिकार अभिकर्ता को लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा दिए जाते हैं तो उन्हें अभिव्यक्त प्राधिकार कहते हैं। जो प्राधिकार अभिकर्ता को या तो लिखित रूप में दे या मौखिक रूप से दिया गया हो तो उसे अभिव्यक्त प्राधिकार कहते हैं। ऐसे प्राधिकारों का एक उदाहरण है मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि इसके द्वारा मालिक लिखित रूप से अभिकर्ता को कुछ कार्य करने की शक्ति देता है। यदि मालिक अभिकर्ता को लिखित रूप से या मौखिक रूप से कोई कार्य करने का प्राधिकार देता है तो उसे अभिव्यक्त प्राधिकार कहते हैं। अब हम देखते हैं विवक्षित प्राधिकार। जिस प्राधिकार का अनुमान परिस्थिति से लगाया जाता है उसे विवक्षित प्राधिकार कहते हैं। यदि प्राधिकार का अनुमान परिस्थितियों से लगाया जाता हो तो उसे विवक्षित प्राधिकार कहते हैं। अभिव्यक्त तथा विकसित प्राधिकार को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 187 में परिभाषित किया गया है। धारा 187 के अनुसार
प्राधिकार अभिव्यक्त कहा जाता है जबकि वह मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा दिया गया हो। अतः अभिव्यक्त प्राधिकार उसे कहते हैं जब वह मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा दिया गया जाए। प्राधिकार विवक्षित कहा जाता है जबकि उसका अनुमान मामले की परिस्थितियों से करना हो। अगर प्राधिकार विकसित तब कहा जाएगा जब उसका अनुमान मामले की परिस्थितियों से करना हो और मौखिक या लिखित बातों या व्यवहार के मामूली अनुक्रम के मामले की परिस्थितियों में गणना की जा सकेगी। तो अभियुक्त प्राधिकार तो मौखिक और लिखित रूप से दिया जा सकता है, जबकि विकसित प्राधिकार मामले की परिस्थितियों से उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अतः विकसित प्राधिकार का क्षेत्राधिकार लिखित प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से विस्तृत है। क जो स्वयं कलकत्ते में रहता है, श्री रामपुर में एक दुकान का स्वामी है और उस दुकान पर वह कभी कभी जाता है। दुकान का प्रबंध ख द्वारा किया जाता है और क की जानकारी में वह दुकान के प्रयोजन के लिए क के मामले में ग से माल आदिष्ट करता रहता है और क के कोष में से उसके लिए संदाय करता रहता है। दुकान के प्रयोजन के लिए क के नाम से ग से माल आदिष्ट करने का क की ओर से ख को विकसित प्राधिकार है। विकसित प्राधिकार एक प्रकार का वास्तविक प्राधिकार नहीं होता क्योंकि ये मालिक के आचरण से उत्पन्न होता है। तो विकसित प्राधिकार एक प्रकार का वास्तविक प्राधिकार नहीं होता और ये मालिक के आचरण से उत्पन्न होता है। अभिव्यक्त तथा विकसित प्राधिकार में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसमें केवल ये अंतर है कि प्राधिकार शब्दों द्वारा दिया गया है या आचरण द्वारा। यदि प्राधिकार शब्दों द्वारा दिया गया है तो उसे अविकसित प्राधिकार कहेंगे तथा यदि वह आचरण द्वारा दिया गया है तो उसको विकसित प्राधिकार कहा जाएगा। चाहे अभिकर्ता अभियुक्त प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करें चाहे विकसित प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करे, उसके कार्य से मालिक को बाध्य होगा, मालिक उस कार्य के लिए बाध्य होगा। यदि मालिक अभिकर्ता को प्रबंधक नियुक्त करें तो यह उसे प्रबंधक के सभी कार्य करने का संशय में प्राधिकार देने का तरीका है। इसे अभियुक्त प्राधिकार कह सकते हैं। जब अभिकर्ता को कोई विशेष स्थान दिया जाए तो उस स्थान का प्रबंध करने के लिए आवश्यक कार्य करने का अधिकार मिल जाता है। अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित है, ये निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित होता है। प्राधिकार अभिव्यक्त या विकसित है वह निम्न तथ्यों पर आधारित होता है। जिस कार्य या कारोबार को करने के लिए अभिकर्ता नियुक्त हुआ है उसकी प्रकृति। नंबर 2, उस कार्य या कारोबार को करने के लिए जो कार्य अक्सर किए जाते हैं उस कार्य कारोबार की परंपराएं तथा रीति रिवाज। प्राधिकार का विस्तार। अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार कब होता है? इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 188 में किया गया है। धारा 188 के अनुसार किसी कार्य को करने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसे कार्य करने के लिए आवश्यक हो। तो धारा 188 के अनुसार किसी कार्य को करने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसे कार्य करने के लिए आवश्यक हो। किसी कारोबार को चलाने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसे कारोबार के संचालन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या उसके अनुक्रम में प्राय की जाती है। इसको हम दृष्टांतों से समझते हैं। ख जो लंदन में रहता है अपने को सौदे ऋण बम्बई में वसूल करने के लिए क को नियोजित करता है। क उस ऋण को वसूल करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई भी विधिक प्रक्रिया अपना सकेगा और उसके लिए विधिमान्य अनुमोदन दे सकेगा। दूसरा दृष्टांत, क अपना पोत निर्माण का कारोबार चलाने के लिए ख को अपना अभिकर्ता बनाता है। तो क पोत निर्माण के लिए ख को अभिकर्ता बनाता है। ख उस कारोबार को चलाने के प्रयोजन के लिए काष्ठ और अन्य सामग्री खरीद सकेगा और कर्मकारों को भाड़े पर रख सकेगा। तो प्राधिकार का विस्तार दो प्रकार से बताया गया है धारा 188 में। विशेष अभिकर्ताओं के प्राधिकार। अब हम जो विशेष अभिकर्ता है उनके प्राधिकार के संबंध में उनको क्या क्या प्राधिकार होता है। आड़तिया फैक्टर
आढ़तिया एक वाणिज्यिक अभिकर्ता है जिसे मालिक विक्रय के उद्देश्य के लिए अपने माल का आधिपत्य दे देता है। उसे अपने ही नाम पर माल बेचने, माल के गुणों को बतलाने, मूल्य तय करने तथा मूल्य प्राप्त करने की शक्ति होती है। तो आढ़तिया को क्या क्या प्राधिकार होता है? उसे अपने नाम से माल बेचने, माल के गुणों को बतलाने, मूल्य तय करने तथा मूल्य प्राप्त करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं दलाल, ब्रोकर। दलाल भी एक प्रकार का वाणिज्यिक अभिकर्ता होता है जिसे मालिक का माल बेचने का अधिकार दिया जाता है, परंतु माल का आधिपत्य नहीं दिया जाता। वह अपने ही नाम से माल बेच सकता है तथा मूल्य प्राप्त कर सकता है। वह मालिक का नाम बतलाकर संविदा करता है तो उसे मूल्य प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। वह व्यापार की रूढ़ियों के अनुसार कार्य कर सकता है, परंतु रूढ़ियाँ अनुचित नहीं होनी चाहिए। वह उचित शर्तों पर उधार भी दे सकता है। अतः दलाल व्यापार की रूढ़ियों के अनुसार कार्य कर सकता है। अगर उसने व्यापार की रूढ़ियों के अनुसार कार्य किया है तो उसके लिए मालिक बाध्य होगा। अगर उसने रूढ़ियों के विपरीत कोई कार्य किया है तो उसके लिए मालिक बाध्य नहीं होगा। नीलामकर्ता उसे कहते हैं जो सार्वजनिक रूप से नीलाम द्वारा माल बेचता है। उसे न तो व्यक्तिगत संविदा द्वारा विक्रय करने का अधिकार होता है और न ही उधार बेचने का। उसे माल के गुण बताने का अधिकार भी नहीं रहता है। अब हम दृश्यमान प्राधिकार या प्रकट प्राधिकार। दृश्यमान प्राधिकार के संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 237 में किए गए हैं। दृश्यमान प्राधिकार की व्याख्या लॉर्ड जस्टिस डेनिंग ने निम्न शब्दों में की है। किसी अभिकर्ता का दृश्यमान प्राधिकार उस अधिकार को कहते हैं जो दूसरों को दृष्टिगोचर होता है। कई परिस्थितियों में वास्तविक प्राधिकार तथा दृश्यमान प्राधिकार एक ही होता है। उदाहरणार्थ, जब किसी कंपनी का निदेशक बोर्ड किसी एक निदेशक को प्रबंध निदेशक नियुक्त करता है तो उसका वास्तविक प्राधिकार तथा दृश्यमान प्राधिकार उसे ऐसे सभी कार्य करने की शक्ति देता है जिन्हें प्रबंध निदेशक प्राय करता हो। जो लोग उसे प्रबंध निदेशक का कार्य करते देखते हैं उन्हें ये मानने का अधिकार है कि उसके पास प्रबंध निदेशक की सब शक्तियाँ हैं। दृश्यमान प्राधिकार मालिक के आचरण से ही उत्पन्न होता है। तो दृश्यमान जो प्राधिकार है वह मालिक के आचरण से ही उत्पन्न होता है। वह कोई ऐसा कार्य करता है जिससे अभिकर्ता दृश्यमान प्राधिकार की स्थिति ग्रहण कर लेता है। यदि मालिक ने कोई ऐसा कार्य न किया हो तो वह उत्तरदायी नहीं होगा। दृश्यमान प्राधिकार के सिद्धांत को संविदा अधिनियम 1872 की धारा 237 में वैधानिक रूप दिया गया है। धारा 237 के अनुसार जबकि अभिकर्ता ने प्राधिकार के बिना अपने मालिक की ओर से कार्य किए हों, यदि अभिकर्ता ने बिना मालिक के प्राधिकार से मालिक की ओर से कोई कार्य किया हो या पर व्यक्तियों के प्रति बाध्यताएं उपगत की हो तब मालिक ऐसे कार्यों या बाध्यताओं से आबद्ध होगा। यदि मालिक ने अपने शब्दों या आचरण से ऐसे पर व्यक्तियों को ये विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित किया हो कि ऐसे कार्य और बाध्यताएं उस अभिकर्ता के प्राधिकार के विस्तार के भीतर थी। तो धारा 237 के अनुसार जब अभिकर्ता ने प्राधिकार के बिना अपने मालिक की ओर से कोई कार्य किया है या पर व्यक्तियों के प्रति बाध्यता उपगत की है तो मालिक ऐसे कार्यों बाध्यताओं से आबद्ध होगा। आपातकालीन प्राधिकार, अथॉरिटी इन इमरजेंसी। इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 189 में किए गए हैं। धारा 189 के अनुसार अभिकर्ता को आपात में यह प्राधिकार है कि हानि से अपने मालिक की संरक्षा करने के प्रयोजन से सारे ऐसे कार्य करें जैसे मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने मामले में वैसे ही परिस्थितियों में करता। तो अभिकर्ता को आपातकालीन परिस्थितियों में वह सभी कार्य करने का अधिकार है जैसे मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने मामले में वैसी ही परिस्थितियों में करता। धारा 189
में उबंधित है कि किसी संकट से मालिक को हानि से बचाने के लिए, यदि संकट के समय मालिक को हानि से बचाने के लिए अभिकर्ता के अधिकार में ऐसे सभी कार्य सम्मिलित हो जाते हैं जो कि एक साधारण व्यक्ति के द्वारा उन्हीं परिस्थितियों में स्वयं को हानि से बचाने के लिए किए जाते हैं। तो धारा 189 में संकट से मालिक को हानि से बचाने के लिए अभिकर्ता के अधिकार में ऐसे सभी कार्य सम्मिलित हो जाते हैं। मालिक को अगर कोई क्षति से बचाने के लिए अभिकर्ता वह सब कार्य कर सकता है जो साधारण व्यक्ति द्वारा उन्हीं परिस्थितियों में स्वयं को हानि से बचाने के लिए वह करता। उदाहरणार्थ जिस अभिकर्ता को माल बेचने के लिए दिया गया हो वह यदि आवश्यक हो तो माल की मरम्मत भी करवा सकता है। यदि अभिकर्ता को माल बेचने के लिए दिया हो परंतु यदि वह आवश्यक समझता हो तो वह माल की मरम्मत भी करवा सकता है और इसके लिए मालिक दायी होगा। दूसरा उदाहरण लें, जिस अभिकर्ता को माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए दिया गया हो वह माल को बेच भी सकता है यदि माल भेजने के योग्य न रहा हो। तो अभिकर्ता को माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए दिया हो और वह माल बेच सकता है यदि माल भेजने के योग्य न हो। तो आपातकाल में अभिकर्ता का कई प्राधिकार प्राप्त हो जाते थे। अभिकर्ता को मालिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अभिकर्ता अगर आपातकाल में कोई मालिक को क्षति से बचाने के लिए कोई कार्य करता है तो उसके लिए मालिक आबद्ध होगा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 227 के अनुसार जबकि कोई अभिकर्ता उससे अधिक करता है जितना करने के लिए वह प्राधिकृत है और जबकि जो कुछ वह करता है उसका वह भाग जो उसके प्राधिकार के भीतर है उस भाग से जो उसके प्राधिकार के परे है पृथक किया जा सकता है, तो जो कुछ वह करता है उसका केवल उतना भाग जितना उसके प्राधिकार के भीतर है उसके और उसके मालिक के बीच आबद्ध रहकर है। तो धारा 227 में प्राधिकार के क्षेत्र के बाहर किए गए कार्यों के संबंध में उल्लेख किया गया है। अगर अभिकर्ता को जो प्राधिकार मालिक ने उसको दिया है उसके बाहर जाकर अगर वो कोई कार्य करता है तो उसके लिए अभिकर्ता दायित्वहीन होगा या नहीं होगा। तो इस संबंध में संविदा अधिनियम 1872 की धारा 227 में प्रावधान किए गए हैं। जब अभिकर्ता अपने प्राधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य करता है तो मालिक ऐसे कार्य से बाध्य नहीं होता। अगर अभिकर्ता ने अपने प्राधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य किया है तो उसके लिए मालिक बाध्य नहीं होता। जब कार्य का कुछ भाग अधिकार क्षेत्र में हो, अब कार्य का कुछ भाग तो क्या हो अधिकार क्षेत्र में हो तथा कुछ भाग बाहर हो तथा दोनों भाग अलग किए जा सकते हो तो प्राधिकार क्षेत्र के अंदर वाले भाग के लिए मालिक आबद्ध होगा। अगर कार्य का कुछ भाग तो प्राधिकार के अंतर्गत हो तथा कुछ भाग प्राधिकार के बाहर हो और उन दोनों को अलग किया जा सकता हो तो जो प्राधिकार के अंतर्गत है तो उसके लिए मालिक को आबद्ध किया जा सकता है और जो प्राधिकार के बाहर किया गया है उसको मालिक का आबद्ध नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए एक अभिकर्ता को जहाज का बीमा करवाने के लिए कहा गया, उसने जहाज तथा जहाज पर लदे माल का अलग अलग बीमा करवा लिया। तो प्राधिकार तो उसको जहाज का बीमा करवाने के लिए कहा गया था परंतु उसने जहाज का बीमे के साथ साथ जो माल था उसका भी अलग बीमा करवा लिया। मालिक जहाज के बीमे से बाध्य है परंतु माल के बीमे से नहीं। तो धारा 227 के तहत उसका कार्य मालिक ने प्राधिकार क्या दिया था जहाज का बीमा करवाने के लिए, परंतु अभिकर्ता ने जहाज के बीमे के साथ साथ क्या किया माल का बीमा भी करवा लिया। तो जहाज के बीमे के लिए तो मालिक को बाध्य किया जा सकता है परंतु माल के बीमे के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब प्राधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले कार्य अन्य कार्य से अलग नहीं किए जा सकते। अब अगर ये समस्या आती है, अगर जो प्राधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले कार्य अन्य कार्य से अलग नहीं किए जा सके तो मालिक सारे कार्य को अस्वीकार कर सकता है। तो मालिक को ये शक्ति दी गई है कि वह सारे कार्य को ही अस्वीकार कर दें और इसी सिद्धांत को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 228 में बताया गया है। धारा 228 के अनुसार जहाँ की अभिकर्ता
उससे अधिक करता है जितना करने के लिए वह प्राधिकृत है। तो अभिकर्ता उससे अधिक करता है जितना करने के लिए वह प्राधिकृत है, और अपने प्राधिकार के विस्तार के परे जो वह कुछ करता है वह उसे पृथक नहीं किया जा सकता। अगर जो प्राधिकार उसको मालिक ने दिया है उसके परे वह कुछ करता है और वह उससे पृथक नहीं किया जा सकता जो उसके प्राधिकार के भीतर है, वह मालिक उस व्यवहार को मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं है, वह मालिक को इससे आबद्ध नहीं किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, एक अभिकर्ता को 500 भेड़ें खरीदने के लिए कहा गया। अभिकर्ता को 500 भेड़ें खरीदने के लिए कहा गया। यदि वह 500 भेड़ें तथा 200 मेमने 6000 रुपये में खरीद लेता है तो मालिक इस क्रय को अस्वीकार कर सकता है। तो मालिक इसके लिए बाध्य नहीं है, वह उसको अस्वीकार कर सकता है, क्योंकि जो प्राधिकार मालिक ने अभिकर्ता को दिया वह उस प्राधिकार के बाहर जाकर उसने कार्य किया है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत मालिक ने अभिकर्ता को जो प्राधिकार दिया है और अभिकर्ता उस प्राधिकार के अंतर्गत कोई कार्य करता है उसके लिए ही मालिक को बाध्य ठहराया जा सकता है, और अगर अधिकार के बाहर अगर अभिकर्ता कार्य करता है तो उसके लिए मालिक को अब बाध्य नहीं ठहराया जा सकता। प्राधिकार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, अभिव्यक्त प्राधिकार और विकसित प्राधिकार। जब लिखित या मौखिक रूप से प्राधिकार दिया जाता है तो उसको अभिव्यक्त प्राधिकार कहते हैं, तथा जब मामले की परिस्थितियों के अनुसार या आचरण मालिक के आचरण के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार अगर प्राधिकार का पता लगता हो तो उसको विकसित प्राधिकार कहते हैं। विकसित प्राधिकार के अंतर्गत दृश्यमान प्राधिकार भी होता है और आपातकालीन प्राधिकार भी आता है। थैंक यू।